हेलो मेरे यूपी के गाँव कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज हम जो रिवीजन करने वाले हैं वो है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 25 तक। सबसे पहले हम देखेंगे मौलिक अधिकार क्या है और कितने मौलिक अधिकार हैं उसको भी देखते हैं। चलिए देखते हैं और समझते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं। ये है संविधान में उनके अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें सुरक्षा देनी और उन्हें मौलिक अधिकारों को का संज्ञा दी गई। मूल अधिकारों को मूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कानून के मूल सिद्धांत। मूल अधिकारों को मूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे कानून के मूल सिद्धांत हैं जिसकी गारंटी संविधान में दी गई, तथा ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास भौतिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक के लिए आवश्यक। कराची अधिवेशन 1931 कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। कराची का अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। नोट 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई और मोतीलाल नेहरू जो थे इस समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई। कब उठाया था? 1928 में। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों संबंधी उपबंध है। भारत में मौलिक अधिकारों का अवधारणा अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत में मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है ये है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। विशेषताएं, पहला है मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, अर्थात मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके मौलिक अधिकारों पे हमला हो रहा है, तो आप जो है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है विधायिका या कार्यपालिका की किसी या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। अवैध घोषित कौन करेगा? न्यायपालिका। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, अर्थात राज्य द्वारा इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्रदान किए गए हैं। उदाहरण स्वरूप अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और अनुच्छेद 30 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं है, अर्थात संसद द्वारा इनमें कटौती की जा सकती है तथा आपातकाल की स्थिति में केवल भारतीयों को अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है आपातकाल की स्थिति में। मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध खिलाफ प्राप्त है, अर्थात मूल अधिकार राज्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं या ऐसे कार्य करने से रोकते हैं जो मूल अधिकारों के खिलाफ हो। मूल रूप से भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिनमें से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों के अनुच्छेद 31 व 19 से निकालकर अनुच्छेद
का के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार पहला है समानता, इसका अनुच्छेद 14 से 18। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और संस्कृति और शिक्षा 29 से 30। स्वतंत्रता 19 से 20 और धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 और संवैधानिक उपचारों अनुच्छेद 32। ये सारणी दिया गया है मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 और इसमें इसके अनुच्छेद भी दिए गए हैं, आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। का रिविजन करवाने वाले तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 12 को। तो अनुच्छेद जो 12 है ये कहता है कि इस अनुच्छेद में जो होता है ना, राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया। राज्य में भारत सरकार व संसद, राज्य सरकार व विधानमंडल, स्थानीय निकाय व ऐसे अन्य प्राधिकार जिसमें सरकार का 1% भी हिस्सा हो शामिल होंगे। इतने चीज को परिभाषित करता है क्या अनुच्छेद 12। अब अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में प्रावधान करके प्रावधान इसके अनुसार यदि कोई संविधान पूर्व या बाद की विधि मौलिक अधिकारों के विपरीत है तो वह शून्य होगी। इसी के तहत विधि शब्द में अधिनियम, नियम, अध्यादेश और प्रथाओं को शामिल किया गया है, परंतु संविधान संशोधन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अर्थात संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 ये समानता अधिकार। अनुच्छेद 14 कानून की समझ समानता ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। ये कहां से ग्रहण किया गया है? ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है, राइट। अनुच्छेद 14 यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून की समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये आपका समानता का अधिकार है। ये अनुच्छेद 14 से 18 और इसको ग्रहण किया गया था ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। चलिए, कानून की समक्ष समानता या ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। इसके अनुसार विधि की नजर में सभी व्यक्ति समान होंगे। विधि सभी के साथ समान व्यवहार करेगी। विधि का समान संरक्षण, यह वाक्य अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यह वाक्य जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यह संकल्पना इस बात पर आधारित है कि सपनों की समानों के साथ समान तथा असमान व्यक्तियों के साथ असमानता का व्यवहार किया जा सकता है। जैसे जन कल्याण के हित में महिलाओं और वंचित वर्ग के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। सकारात्मक अवधारणा। नोट: कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। विधि की समयक प्रक्रिया का अभिप्राय विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति है। ये नोट में दिया गया था। अब देखिए अनुच्छेद 15 क्या है? सार्वजनिक स्थलों पर समानता। सार्वजनिक स्थानों पर समानता। अनुच्छेद 15 1 धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध कानून के द्वारा निश्चित किया गया। अनुच्छेद 15(2) राज्य सार्वजनिक स्थानों जैसे कुओं, तालाबों, स्नान गृहों तथा सड़कों आदि पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। नोट:
15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किन्नरों को अलग लैंगिक श्रेणी का दर्जा दिया गया, अर्थात किसी भी सरकारी दस्तावेज में जेंडर बताने के लिए महिला और पुरुष के अलावा एक तीसरी श्रेणी किन्नर श्रेणी भी होगी। अतः अनुच्छेद अतः अनुच्छेद 14-15 महिला और पुरुष की समानता के स्थान पर महिला, पुरुष और किन्नर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15(3) यह अनुच्छेद प्रदान करता है कि समानता स्थापित करने के लिए राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध बना सकता है। अनुच्छेद 15(4) पिछड़े वर्गों को उच्च शिक्षण संस्थानों में छोड़कर बाकी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा चंपाकम दोराई राजन वाद में उच्चतम द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए जोड़ा। अनुच्छेद 15(5) पिछड़े वर्गों को उच्च संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो 93 संविधान संशोधन 2006 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 15(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया, जो 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति का समान अवसर होगा। अनुच्छेद 16(2) राज्य में केवल धर्म, मूल, जात, लिंग, जन्म स्थान या निवास इनमें से किसी भी आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(3) राज्य को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने निवासियों के कुछ पदों को आरक्षित कर सकता है। हालांकि इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। नोट: अनुच्छेद 16 निवास के आधार पर आरक्षण का निषेध करता है तथा अनुच्छेद 16(3) इसका अपवाद है। अनुच्छेद 16(4) राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है जिनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। 77वां संशोधन अधिनियम 1995 के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने विकास कृष्णन राव गवाही बनाम महाराष्ट्र राज्य बाद में कहा कि ओबीसी आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। अनुच्छेद 16(5) सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व न होने पर राज्य द्वारा आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। अनुच्छेद 16(6) 103वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम भूतपूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1953 में काला कालेलकर आयोग की स्थापना की, जिसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी, लेकिन इस रिपोर्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बाद में जनता पार्टी सरकार ने जनवरी 1979 में मंडल आयोग की स्थापना की, जिसने ओबीसी को सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। इस सिफारिश को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने 1990 में लागू कर दिया। इंदिरा साहनी वाद 1992 इस वाद में ओबीसी को दिए गए आरक्षण को चुनौती दी गई, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया और आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की। इसी वाद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत क्रीमी लेयर की बात कही। नोट: इंदिरा साहनी वाद में आर्थिक आधार पर आरक्षण का अवैध माना गया। अनुच्छेद 17 में प्रावधान है कि छुआछूत या अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी
अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया जो पूरे देश में लागू है। 1976 में इसे संशोधित हुआ, विस्तारित किया गया तथा इसे नया नाम दिया गया नागरिक अधिकारों का रक्षा अधिनियम 1955। नोट: अनुच्छेद 17 का उल्लंघन दंडनीय अपराध। इसके लिए 6 माह का कारावास या 500 रुपये का दंड अथवा दोनों लगाया जा सकता है। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ हैं। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कठोर कानून प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 18 के अनुसार सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों को छोड़कर राज्य अन्य कोई उपाधियां नहीं प्रदान कर सकता। साथ ही भारत का कोई नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। नोट: बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 के अपने निर्णय में कहा कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण अलंकरण हैं, न कि उपाधियां, अतः इन्हें प्रदान करना अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है। अब आगे आपका स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 के तहत प्रारंभ मूल में नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार समाप्त किए जाने के बाद इनकी संख्या वर्तमान में 6 हो गई है, जो अनुच्छेद 19(1) चा में उल्लेखित है। अनुच्छेद 19(1) का विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) का अर्थ अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) है गा संघ व समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) घा भारत के राज्य में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) अंगा भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) छा वृत्ति, आजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार। अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं: प्रेस की स्वतंत्रता, व्यवसायिक विज्ञापित की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, शांति का अधिकार, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। अपने तथा दूसरों के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, राजनीतिक दल या किसी संगठन द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। नोट: एकता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक उपयुक्त स्वतंत्रता पर निम्न प्रतिबंध लगाए गए हैं: लोक व्यवस्था बनाए रखें, देश की एकता व अखंडता को खतरा न हो, देश विरोधी संगठन न हो, प्रतिबंधित क्षेत्रों पर घूमने व रहने पर प्रतिबंध, गैर कानूनी तरीके से आजीविका, मानहानि व राजद्रोह प्राप्त करने पर प्रतिबंध है। नोट: अवांछनीय आलोचना आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोषी सिद्ध के विषय में संरक्षण। इसके तहत किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। अनुच्छेद 20(1) किसी भी आपराधिक कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात किसी अपराध के लिए अपराधी को वही दंड दिया जाएगा जो अपराध करने के समय में निर्धारित था। विधि के भूतलक्षी प्रभाव से संरक्षण। नोट: विधि के भूतलक्षी प्रभाव से संरक्षण केवल आपराधिक कानूनों के संदर्भ में किया गया है, नागरिक कानूनों के संदर्भ में नहीं। अनुच्छेद 20(2) या दोहरे दंड से सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात एक ही
अपराध के लिए न्यायालय द्वारा 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20(3) के अनुसार अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार वंचित नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। मेनका गांधी वाद 1978 का फैसला। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक हैं। अनुच्छेद 21, 19 व 14 परस्पर अन्य नहीं है। जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 21 में शामिल अन्य अधिकार शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क विधि सहायता, इच्छा मृत्यु का अधिकार, शीघ्र विचारण, प्रदूषण मुक्त वायु एवं जल का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, हथकड़ी न पहनने का अधिकार, अपनी पसंद का विवाह करने का अधिकार। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। नोट: इस अनुच्छेद के दायरे में मृत्युदंड नहीं आता। निजता का अधिकार। के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद। इस वाद पर 2017 में न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि राज्य व गैर राज्य दोनों व्यक्ति की निजता के आधार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय जे.एस. खेहर की 9 जजों की पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का भाग है। हुसैन आरा खातून बनाम ग्राम गृह सचिव बिहार राज्य 1979 मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि शीघ्रतर परीक्षण, अनस्पीडी ट्रायल और निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का एक आवश्यक तत्व है। इसी मामले में लोकहितवाद की अवधारणा शुरू हुई, जो अमेरिका के संविधान से प्रतिपादित की गई। इस मामले में यह निश्चित किया गया कि निःशुल्क विधिक सहायता ईंधन सिद्ध दोष व्यक्तियों को देना राज्य का कर्तव्य है। यह परिभाषा अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन द्वारा स्थापित की गई लोकहित विधि परिषद से मेल खाती है। उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश 1993 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 21 की कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था। सार्वजनिक संस्थानों पर धूम्रपान निषेध का अधिकार। मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ आजीविका का अधिकार। ओलंगिया तेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। विशाखा दत्त बनाम राजस्थान राज्य। नोट्स: संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा जाता है कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। जैसे 1958 में ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसला में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। अनुच्छेद 21 का 6वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान किया गया। अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध के संरक्षण खंड
एक व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। अपने पसंद के वकील से परामर्श परामर्श तथा बचाव का अधिकार। अनुच्छेद 22 खंड 2 गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के साथ समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। इसमें रास्ते का समय शामिल नहीं है। मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निद्र निरुद्ध न किए जाने का अधिकार। निरुद्ध न किए जाने का अधिकार। अनुच्छेद 22 खंड 3 उपयुक्त अधिकार दो प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होंगे। शत्रु देश के नागरिकों को निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति। निवारक निरोध अनुच्छेद 22 खंड 4, 5, 6, 7 नोट संविधान में निवारक निरोध की अधिकृत परिभाषा नहीं है। निवारक निरोध शांति और आपात दोनों कालों में लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 खंड 4 निवारक निरोध के अधीन सरकार व्यक्ति को 3 माह से अधिक निरुद्ध बंधक नहीं किया जा सकता है। नोट 44वें संविधान संशोधन द्वारा 3 माह से घटाकर 2 माह एक सलाहकार बोर्ड के राय पर किया गया, परंतु अभी तक लागू नहीं। निम्नलिखित दो दशाओं में व्यक्ति 3 माह से अधिक भी निरुद्ध किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित सलाहकार बोर्ड की राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हो। ऐसा व्यक्ति संसद द्वारा इसके बारे में निर्मित विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया है। संसद द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संबंध में अग्रलिखित कानून बनाए गए हैं। विदेशी मुद्रा क्रियाएं और तस्करी की रोकथाम के संरक्षण अधिनियम 1974, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, आतंकवाद निरोधक कानून प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कोटा 2002, गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 2004 निवारक निरोध समवर्ती सूची का विषय है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर ने अपने लिए निवारक निरोध कानून बनाया है। मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 को 1979 में समाप्त कर दिया गया। यह निवारक निरोध संबंधी कानून था। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार का निषेध। अनुच्छेद 23(1) इस अनुच्छेद का महिलाओं तथा SC/ST जातियों के लिए विशेष महत्व है। यह सभी प्रकार के मानव दुर्व्यवहार, बेगार व बलात्कार का निषेध करता है। अनुच्छेद 23(2) राज्य अनुच्छेद 23 को लागू करने के लिए प्रावधान बना सकता है। अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है, जिसमें सरकार केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। नोट बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने 1976 में पारित किया। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी खतरनाक संकटपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। नोट ICC
ICCPR इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। जोखिम भरे जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध है। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1998 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा उपयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25-28 अनुच्छेद 25 अंतःकरण एवं धार्मिक कार्यों के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संसद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इसे संविधान के बुनियादी ढांचे में शामिल किया गया। अंतःकरण की स्वतंत्रता अर्थात कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या निर्णय भी ले सकता है कि कोई किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। चलिए आगे देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को आबाद रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान है। यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह और मानव बलि जैसे कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मानने का अधिकार भी शामिल है, लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मामला है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं। संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता। शिरूर मठवाद 1954। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्यता सिद्धांत दिया है, जिसमें सभी अनुष्ठानों व प्रथाओं को धर्म की परिभाषा में शामिल बताया है। नोट: इस अनुच्छेद के तहत सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। नोट: इस अनुच्छेद पर लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के आधार पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों पर खर्च धन पर कर से मुक्त। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद जो 29 है यह है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। यह भारत के नागरिकों को उनकी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है। किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। अनुच्छेद 29 धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों पर भी लागू होता है। अनुच्छेद 29
2. किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जात, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 धार्मिक अथवा भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपने कार्य के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। दूसरा है, राज्य आर्थिक सहायता प्रदान करने में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 30(1) सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अनुच्छेद 31(a) संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा। अनुच्छेद 31(b) कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता। 31(b) राज्य का कानून जमींदारी प्रथा को हटाने के लिए भूमि छीनता है तो वैध है तथा मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा, ना ही चुनौती दी जा सकेगी। I.R. कोयलियो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 के मामले में निर्धारित किया गया है कि संविधान की 9वीं अनुसूची जिसमें अनुच्छेद 31(b) जोड़ा गया है 24 अप्रैल 1971 के बाद जिस दिन केशवानंद भारती का निर्णय दिया गया था में सम्मिलित किए गए किसी अधिनियम को भी खंडित किया जा सकता है यदि वह संविधान के मूलभूत ढांचे को उल्लंघन करता है। 9वीं सूची के 7 अनुच्छेद 31(b) को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 31(c) नीति निदेशक सिद्धांतों पर प्रभाव डालने वाले कानून की सुरक्षा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित कानूनों की सुरक्षा। अनुच्छेद 31(c) 25वें संविधान संशोधन से शामिल कर कहा गया है कि 39(b) व 39(c) को लागू करने के लिए अगर संपत्ति के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो संपत्ति का हनन नहीं होता। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था करता है, अर्थात मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होने पर नागरिक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संविधान का हृदय और आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 जिसको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, आइए देखते हैं क्या था इसमें और क्यों इतना महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद था। आइए समझते हैं बिल्कुल एकदम सरल शब्दों में। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 निम्नलिखित रिट जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस, इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित होना। सशरीर उपस्थित होना। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है तब ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता इसी रिट के माध्यम से सुरक्षित की जाती है। यह रिट किसी भी व्यक्ति को संबोधित हो सकती है, चाहे वह अधिकारी हो या प्राइवेट व्यक्ति। अभिरक्षा में कोई अन्य व्यक्ति है, यह निजी स्वतंत्रता से संबंधित आदेश है। इस रिट को व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्तम रक्षक माना जाता है। इसके तहत न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को शरीर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश जारी करता है। न्यायालय उस व्यक्ति के हिरासत में लिए जाने के कारणों की जांच करता है। अगर किसी
उसकी हिरासत कोई कानूनी औचित्य नहीं है तो न्यायालय उस व्यक्ति को छोड़ देता है। अगला है परमादेश, मैंडेम्स। जब कोई सरकारी अधिकारी, सरकार, अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या निगम अपने कर्तव्यों का निर्वहन यह आदेश जारी करता है, इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। उच्चतम व उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। निम्न परिस्थितियों में परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता। निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं, जब कर्तव्य जरूरी नहीं, विवेकानुसार हो, संविधानात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध, भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। यह एक प्रकार की न्यायिक रिट है। यह एक प्रकार की न्यायिक रिट है। यह अधीनस्थ न्यायालयों की अधिकारिता को नियंत्रित करती है। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई न्यायालय अपनी अधिकारिता से बाहर कार्य कर रहा हो, अधिकारिता नहीं होते हुए भी अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है, नए सार्वजनिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की जा रही है। प्रतिषेध रिट तब भी जारी की जाती है जब कार्रवाई लंबित हो या आदेश नहीं किया गया हो, अर्थात आदेश के पूर्व। प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्ति या निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। उत्प्रेषण, सर्सियोरी। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना है। यह रिट किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी की जाती है, जिसमें निम्न न्यायालय अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न करे या शक्ति दुरुपयोग के द्वारा न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत को भंग न करे। पहले उत्प्रेषण की रिट सिर्फ न्यायिक या अर्धवर्षीय प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी की जा सकती थी, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। परंतु वर्ष 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। इसे पोस्टमार्टम भी कहते हैं। इसे पोस्टमार्टम भी कहते हैं। अगला है अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ है इस प्राधिकार से। इस रिट का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक अथवा लोक पद को अवैध रूप से धारण करने से रोकना है। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए होता है। ऐसे व्यक्ति से रिट के माध्यम से पूछा जाता है कि वह इस पद पर किस प्राधिकार से धारण किए हुए हैं। जब यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी लोक पद पर कब्जा बनाए हुए हैं, तो यह रिट ऐसे व्यक्ति को उस पद से हटाकर उस पद को रिक्त घोषित कर सकती है। तमिलनाडु राज्यपाल के द्वारा ओरोविले फाउंडेशन वार्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष बने गए तो अधिकार परीक्षा की रिट मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की, परंतु न्यायालय ने रिट को खारिज कर दी। भाग 3 मौलिक अधिकारों के अपवाद। अनुच्छेद 33-34। अनुच्छेद 33। इस अनुच्छेद के तहत अग्रलिखित वर्गों के संबंध में उनके कर्तव्यों के उचित पालन और उनमें अनुशासन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से संसद विधि द्वारा यह निर्धारित कर सकेगी कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को किस सीमा तक प्रतिबंधित किया जा सकता है। सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल,
खुफिया एजेंसियां उपरोक्त चारों हेतु स्थापित संचार प्रणाली में नियोजित व्यक्ति। अनुच्छेद 34 यदि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि मार्शल लॉ लागू हो तो संसद मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बना सकती है। मार्शल लॉ का तात्पर्य सैन्य शासन होता है। यह तब लागू किया जाता है जब असाधारण परिस्थितियां जैसे युद्ध, अशांति, दंगे या कानून का उल्लंघन आदि पैदा हो जाए। अनुच्छेद 35 मूल अधिकारों को क्रियान्वित करवाने के लिए संसद कानून बना सकती है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष अधिकारों को प्रभावी बनाने एवं उनके उल्लंघन की दिशा में दंडित करने के लिए देश के कानूनों के समरूप बनाने हेतु संसद को शक्ति संपन्न करना है या संसद को विधि निर्माण की शक्ति देता है। यह अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33 व अनुच्छेद 34 को प्रभावी बनाने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। यानी 16, 17, 23, 32 और 33 और 34 इन सभी अनुच्छेदों को क्या करता है, ये शक्ति प्रदान करता है प्रभावी बनाने के लिए। मौलिक अधिकार का निलंबन जब राष्ट्रपति देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर करता है, तो अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त सभी मौलिक अधिकार अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अन्य मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत अधिसूचना जारी कर निलंबित कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते। मौलिक अधिकारों के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में अस्थायी बनाना चाहते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। संविधान संशोधन और मूल अधिकार अनुच्छेद 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर न्यायालय अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित किए गए संविधान संशोधनों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है या नहीं कर सकता। इस आधार पर मूल अधिकारों के संशोधन से जुड़े प्रमुख वाद निम्नलिखित हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के पश्चात मूल अधिकारों में संशोधन का विवाद शुरू हुआ, क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाया गया। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 इस मामले में प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। इस वाद के द्वारा उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1965 इस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। चाहे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 इस मामले में 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 को चुनौती दी गई, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची में कुछ प्रावधान शामिल किए गए थे। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इस निर्णय के द्वारा न्यायालय ने भविष्योन्मुखी फैसला दिया। यह निर्णय न्यायिक सक्रियता से संबंधित प्रथम मुकदमा था। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उससे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं।
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित करके यह व्यवस्था की गई कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यह दूसरी सबसे बड़ी 11 जजों की खंडपीठ है। चौथा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। 24वें संविधान संशोधन को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद द्वारा चुनौती दी गई। इस मामले में न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के निर्णय को पलट दिया और 24वें संविधान संशोधन को वैध ठहराया, जिसमें कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पहली बार मूल ढांचे की घोषणा की गई और जिसमें कहा गया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, अर्थात संविधान का मूल ढांचा असंशोधनीय है। इसी मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसी मामले कहा गया कि संविधान प्रस्तावना का अभिन्न अंग है। यह 13 जजों की सबसे बड़ी खंडपीठ थी, जिसका निर्णय 7:6 जजों से 24 अप्रैल 1973 को आया। मूल ढांचे की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद दर वाद की जाएगी। यह मूल ढांचा संविधान की विशेषताओं का निर्धारण करता है। मूल ढांचे की अवधारणा को उच्चतम न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले 1975 के द्वारा लागू किया गया। केरल राज्य बनाम निसम्मा जोसेफ वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में विकलांग व्यक्तियों को भी आरक्षण का अधिकार है। तो ये रहा मेरा आज का जो है खान सर का पॉलिटी का जीके का नोट्स, और मैंने उसको रिवीजन आपको बेहतरीन ढंग से सर करा दिया। तो आई होप आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।